जय माता दी साहब। कैसे हैं आप सब लोग। तो पिछले वीडियो में अपन ने 1857 की क्रांति को प्रारंभ किया था। देखा था किस प्रकार चीज़ें काम करती है, किस प्रकार अंग्रेजों ने यहाँ पर कब्जा जमाया। उस लेगेसी को अपन आगे करते हैं, उस वीडियो को अपन आगे करते हैं। और आज अपन 1857 की क्रांति के अगले अगले वाले टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहले पिछले वीडियो में जो हुआ उसको मैं आपको एक बड़े बड़े तौर पर रिवाइज कर लेता हूँ। पिछले वीडियो में हमने देखा कि राजस्थान के इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है, कितने भागों में इसको डिफाइन किया जाता है। और उसके बाद हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास प्रारंभ किया, जिसमें अपन ने फिर सबसे पहले 1857 की क्रांति प्रारंभ की। 1857 की क्रांति करने से पहले अपन ने देखा कि किस प्रकार क्या आवश्यकता पड़ी कि राजस्थान के राजा, राजस्थान के शासक संधियाँ की, क्या आवश्यकता पड़ी कि हमने सहायक संधियों को अपनाया। हमने वो पृष्ठभूमि देखी, उसके बाद हमने देखा मराठाओं के आक्रमणों से, मराठाओं के शोषण से, पिंडारियों के शोषण से, सिंधियों के शोषण से परेशान राजस्थान के राजाओं को एक सहारा मिला, वो अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने उन्हें सहायक संध्या में वो शर्तें दी जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली थी, जिससे हमने वो शर्तें मानी और उन्हें एडमिट किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना असली रूप सामने को दिखाया और बताया कि उनका सही मोटिव क्या था इन संधियों के पीछे। वो अपने पैर जमाने स्टार्ट करते हैं, उनकी सामाजिक कुरीतियों में वो भाग लेना स्टार्ट करते हैं, रियासतों के आंतरिक मामलों में वो भाग लेना चालू करते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि ऐसी कई नीतियां आती है। 1857 ये वर्ष जब अंग्रेजों की शोषणकारी गतिविधियों से परेशान पूरा हिंदुस्तान एकजुट होने का प्रयास करता है, वो उस समय पीक पर पहुंच जाती है उनका शोषण। तब पूरे भारत में 10 मई को क्रांति छिड़ती है और उसका असर राजस्थान में भी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में हमने फिर उसके कारण पढ़े, कारण क्या थे। सबसे पहले तो नए कारण को आप जब देखें तो सबसे पहला कारण था कि पॉलिटिकल एजेंट तो रियासतों के आंतरिक राजनीति में भाग लेने लग गया था, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग गया था। उसके बाद देखा कि उनकी शोषणकारी गतिविधियां खिराज के रूप में वो अत्यधिक धन ले लेते थे राजाओं से। और वो राजा धन फिर वो राजा वो धन किसानों पर अध्यारोपित करते थे, जिससे किसान असंतुष्ट थे। जमींदारों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, जमींदारों की सेनाएं भंग कर दी गई, उनसे उनके द्वारा लिए जाने वाले कर भंग कर दिए गए और उनसे कई विशेषाधिकार वो थे वो समाप्त कर दिए गए। फिर हमने सैनिक कारण देखा कि सैनिकों के साथ हिंदुस्तान और अंग्रेजी सैनिकों से भेदभाव किया जाता। उसके बाद अपन ने देखा कि सामान्य भर्ती सेवा अधिनियम के तहत हमें समुद्र पार करने को कहा गया, जो हमारे धर्म के विपरीत बात थी। उसके बाद अपन ने देखा तत्कालिक कारण था ब्राउन बेस बंदूकों के स्थान पर नई एनफील्ड बंदूकों का उपयोग, जिसमें गाय का मांस या सुअर का चमड़े का उपयोग किया जाता कारतूसों में। ये करके ऐसी कुछ घटनाएं हुई जहां राजस्थान में क्रांति फैली। उसके बाद हमने 6 छावनियां पढ़ी, जिसमें अपन ने देखा सबसे पहले नसीराबाद, फिर नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। उसके बाद अपन ने देखा कि देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा में अपने इतनी क्रांतियां हुई नहीं। सबसे पहले हमने नसीराबाद को पढ़ा। नसीराबाद को पढ़ते ही मैंने आपको बताया था, जैसे ही पूरे देश में क्रांति का बिगुल बजा, जैसे ही पूरे देश में लगा कि क्रांति होने वाली है, यहाँ की सेनाओं को सतर्क कर दिया गया, यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को बता दिया गया कि हिंदुस्तान के सैनिकों पर ध्यान रखो। हिंदुस्तान के सैनिकों का खास करके जो क्रांतिकारी जिनकी सोच क्रांतिकारी लगती है उनका ध्यान रखो। फिर हमने देखा कि यहाँ पर ब्यावर में एक नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी जिसका नाम था 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। उसको नसीराबाद स्थानांतरित कर दिया गया शक के बिना पर। और ब्यावर में एक नई नेटिव इन्फेंट्री यूरोपियन बटालियन को बुलाया गया। नसीराबाद में नेटिव इन्फेंट्री वहां जाने के बाद 3 नेटिव इन्फेंट्री हो गई, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स। तो 30वीं और फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स को कहा गया कि ब्यावर से जो नई नेटिव इन्फेंट्री आई है 15वीं, उन पर ध्यान रखें। और उसके बाद इनको कहा, जब एक दिन आता है 28 मई 1857 को, ये नेटिव इन्फेंट्री बख्तावर, और वहाँ से बख्तावर सिंह वहाँ का एक सैनिक था जो कि 30वीं नेटिव इन्फेंट्री को उससे पूछ लेता है कि भाई चाहो कहीं होते हैं, एडो कहीं काट दियो मैं। तब बख्तावर सिंह की बातों से लग ही गया था कि इन्हें कहीं ना कहीं हमसे दिक्कत हो गई है। फिर साधु फकीरों के बेस में वो अफवाहें सुनते आ ही रहते, तो उन्होंने 28 मई को क्रांति का बिगुल बजा दिया। उन्होंने स्पॉटिश फूड न्यूबेरी को मार दिया, लॉक और हार्डी को घायल कर दिया और पैनी को हार्ट अटैक आ गया। 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी क्रांति में भाग ले लेती है और वो दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं, क्योंकि उस समय दिल्ली में सब ये था कि भाई किस प्रकार हमें एक नेता मिले। और नेता चूज किया गया था बहादुर शाह को, क्योंकि वो उस समय का मुगल सम्राट था और बहादुर शाह ने भी अपना नेतृत्व स्वीकार किया था। सब दिल्ली की तरफ चले। फिर हमने नीमच को पढ़ा।
नीमच को जाते जाते हमने थोड़ा जल्दी में पढ़ लिया, एक बार हम उसे ढंग से वापस रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन अभी हेडिंग डालेंगे नीमच। नीमच को पढ़ने से पहले मैं आपको नीमच की लोकेशन बता देता हूँ। मैं इसको बाद में ढंग के तरीके से लिखवा भी दूंगा, अच्छे तरीके से इसको बाद में अपन लिख लेंगे। और इसलिए मैं पहले आपको उसके बारे में कुछ चीजें बता देता हूँ, नीमच में क्या हुआ था। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है। क्या हुआ था नीमच में? नीमच में ये हुआ था। नीमच में क्या हुआ था? नीमच पड़ता था यहाँ पर, यहाँ पर। ये था नीमच। यहाँ नीमच था। ठीक है, नीमच में क्या हुआ था, मैं आपको एक सही तरीके से बताऊं तो, जब अट- पूरे देश में 10 मई को क्रांति का बिगुल बजा, तो ये खबर नीमच में पहुंची। और नीमच में ये जब 2 जून को ये खबर पहुंची, तो वहां के कर्नल एबोट ने सबको शाम को एकत्रित किया, और संध्या के समय सबको एकत्रित किया और सबको कहा, अपने धर्म ग्रंथों की कसम खाइए और बोलिए कि हम जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान तरीके से समर्पित होंगे, जिस प्रकार अंग्रेज हमारे प्रति निष्ठावान है। तो उन्हीं का एक सैनिक वहां पर, मोहम्मद अली बेग, उसने विरोध प्रकट किया और उसने एग्जाम्पल दिया अवध का। उस समय अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अवध को कब्जे में कर लिया गया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कहती है कि अगर किसी का अयोग्य उत्तराधिकारी हो, या फिर कोई उत्तराधिकारी सही नहीं हो, मतलब ना हो, तो उसको अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया जाएगा। उसी के तहत अवध का अधिग्रहण कर लिया गया था। वहां के नवाब को कलकत्ता भेज दिया था प्रिवी पर्स देके, और वहां पर उनको, वहां थे वाजिद अली शाह, वहां के नवाब थे, उनको हटा दिया गया था। तो उसने जो मोहम्मद अली बेग ने दिया कि भाई आपने अवध में किया वो किस तरीके से निष्ठावान है, भाई वो काई हो, हैं? आप यहाँ तो निष्ठावान का कह रहे हो और आप अवध में कुछ ही कर रहे हो जो आपका मन लग रहा है। तो वो किस तरीके से निष्ठावान है। और उसने कहा कि भाई हमारे लिए हमारे धर्म से बड़ा कोई नहीं है, हम धर्म के विपरीत नहीं जा सकते। आप अगर ऐसी हरकतें हमसे कराओगे जिसमें हमारे धर्म धार्मिक भावनाओं को अहित होता है, तो वो किस प्रकार हम आपको बोल दें कि हम जो है आपके निष्ठावान तरीके से साथ देंगे। इस प्रकार 3 जून को जब हम हम देखते हैं कि हीरा सिंह वापस मोहम्मद अली बेग से मिला, और उसने दोनों ने निर्धारित किया कि 3 जून को अपन क्रांति का बिगुल बजा देंगे। और 3 जून को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग ने क्रांति का बिगुल बजा दिया और नीमच में स्थित छावनी पर आक्रमण कर दिया। और वहां पर उस समय जो थे वो अधिकारी मैकडोनल्ड था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो उसे जीत नहीं पाया, वहां से जीत नहीं पाया, छावनी को जला दिया गया। वहां पर अनेक अधिकारी जो थे वो तो भाग गए, और कुछ अधिकारी मारे भी गए, कुछ घायल भी हुए। 40 अंग्रेज अधिकारी हम देखते हैं कि वहीं यहाँ से आगे जाके डूंगला नामक गांव में, चित्तौड़गढ़ में डूंगला गांव में शरण लेते हैं। ठीक है। अब 3 जून को क्या होता है, क्रांतिकारी निकलते हैं। क्रांतिकारी कहाँ निकलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्रांतिकारी ऐसे निकलते हैं, देखो। 3 जून को जब क्रांति घटित होती है, ठीक है, क्रांतिकारी क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से निकलकर पहला तो उनका चित्तौड़ होता है। चित्तौड़ से निकलकर यहाँ चित्तौड़ में वो रुकते हैं। फिर यहाँ शाहपुरा में वो रुकते हैं। शाहपुरा के बाद हमीरगढ़, बनेड़ा, निम्बाहेड़ा। शाहपुरा में रुकने के बाद हमीरगढ़, बनेड़ा, निम्बाहेड़ा और देवली होते हुए आगरा पहुंचते हैं। ठीक है। आगरा, ग्वालियर, आगरा यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाते हैं। ठीक है, ये था क्रांतिकारियों का रूट। मैं आपको पॉइंट पॉइंट जो जो इंपॉर्टेंट जगह है उनको पॉइंट कर देता हूँ। यहाँ निम्बा हेड़ा है, यहाँ देवली है,
वैसे तो दो तीन जगह और ही, ऐसे तो पूरा रूट आपको बताने से रहे हम कि भाई बहुत जगह हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ से निकले थे, यहाँ नीमच से निकलकर चित्तौड़गढ़ गए, चित्तौड़गढ़ से शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा होते हुए देवली गए। ठीक है, अब ये सीन जब हुआ, जब पता चला, ये पता चला अंग्रेज अधिकारी शोवर्स को, उस समय नीमच जो है वो इनके कंट्रोल में आता था, मेवाड़ के अंदर। ठीक है, मेवाड़ के अंदर आता था वो। ठीक है, तो यहाँ पर शोवर्स बैठा था उदयपुर में। शोवर्स यहाँ से निकला कि भाई सोवर्स को, जब वहां पर एक सेनापति थे जिन्होंने सोवर्स को, वहां पर अंग्रेज एक अधिकारी थे गेरियार्ड, जिन्होंने अपने सोवर्स को बोला था कि भाई यहाँ पे आ जाओ जल्दी, यहाँ पर क्रांति हो चुकी है, आपको यहाँ शांत करना पड़ेगा, सैनिक यहाँ से निकल चुके हैं और आपको उनको जल्दी ही शांत करना पड़ेगा। तो सोवर्स यहाँ से निकला, सोवर्स यहाँ से निकलकर चित्तौड़गढ़ पहुंचा। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर उसने एक टुकड़ी तो भेजी नीमच की तरफ, चित्तौड़गढ़ पहुंचकर एक टुकड़ी तो भेजी नीमच की तरफ, और एक टुकड़ी उसने क्रांतिकारियों के पीछे शाहपुरा में भेजी। ठीक है, और ये हुआ था शोवर्स का। अब आगे भी पढ़ेंगे अपन क्या हुआ था। तो सबसे पहले तो अपन ने क्या देखा, क्रांतिकारी कहाँ से निकले, नीमच से निकले, चित्तौड़गढ़ पहुंचे, चित्तौड़गढ़ से शाहपुरा, शाहपुरा से निम्बाहेड़ा, हमीरगढ़, बनेड़ी, यहाँ से होते हुए ये पहुंचे देवली, देवली से होते हुए ये आगरा पहुंचे, आगरा से ये दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, तो ये सीन हुआ था वहां पे। अब क्या घटित होती है वहां घटनाएं, रास्ते की घटनाएं मैं आपको बताता हूँ। जब यहाँ पर सैनिक यहाँ से निकले, 3 जून को जब यहाँ से सैनिक निकले, 3 जून को क्रांतिकारी यहाँ पर क्रांति करके निकलते हैं और वो पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से होते हुए वो जाते हैं अपने शाहपुरा। शाहपुरा के क्या घटित हुआ था शाहपुरा में, शाहपुरा में उस समय शासक थे लक्ष्मण सिंह जी। ठीक है, लक्ष्मण सिंह जी ने शाहपुरा में विद्रोहियों का स्वागत किया था, स्वागत किया और उन्हें रसद और युद्ध सामग्री प्राप्त करवाई। क्या किया, उनका स्वागत किया, उन्हें रसद और युद्ध सामग्री प्राप्त करवाई। जब वो शाहपुरा पहुंचे, शाहपुरा से आगे जब निकले निम्बाहेड़ा पहुंचे, निम्बाहेड़ा में क्या घटित हुआ, निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया। अब निम्बाहेड़ा में एक घटना और घटित होती है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो यही है कि निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का स्वागत किया गया। ये आप जरूरी पॉइंट है, इनमें आप ध्यान रखिएगा कैसे क्या सीन होता है, कि भाई यहाँ क्या हुआ था, निम्बाहेड़ा में क्या हुआ था, है ना। इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें, जो मैं ये लिख रहा हूँ ये पूछे जा सकते हैं आरपीएससी एग्जाम में, ट्रेंड बदलती रहती है और अपने को, देखिए मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, डीपली बताऊंगा, लेकिन अपने को उतनी फॉलो करनी है जो एग्जाम में पूछी जाती है ना। तो वहां पे निम्बाहेड़ा में उनका स्वागत हुआ। फिर उस समय ही क्रांति रच रही थी टोंक में, उसी का समय था, उसी के आसपास जब वो यहाँ से निकले तब टोंक में भी क्रांति रची। टोंक में क्या हुआ इसके आगे जस्ट हम टोंक में ही पढ़ेंगे। तो उस समय क्या है, टोंक के क्रांतिकारियों ने यहाँ पर उनको देवली पर उनको उनको इकट्ठा किया यहाँ। ठीक है, टोंक में क्या हुआ था ये देखो, यहाँ लिख देता हूँ मैं टोंक का। तो टोंक, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा होगा क्योंकि वाइट ही है। टोंक में क्या हुआ था, विद्रोही नीमच के क्रांतिकारियों को आमंत्रित करते हैं, और उनके साथ
दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। ये टोंक में घटना घटित हुई थी। टोंक में क्या हुआ था? ठीक है। टोंक में ये घटित हुआ था कि टोंक में क्या होता है कि नीमच, टोंक में उस समय क्रांति हुई थी। अपन देखेंगे टोंक में क्या घटित हुआ था, कैसे क्रांति हुई थी उस समय। टोंक वाले क्रांतिकारियों ने नीमच वालों को संदेश भेजा कि भाई इधर आओ थोड़ा सा, है ना। और उधर उनके साथ वो भी वहां से रवाना हो गए। जब अपन ने देखा वो वहां से रवाना हुए, फिर वो वहां पहुंचे आगरा। आगरा पहुंच के वो वहां उनको आगरा में, उनको आगरा पे वहां पे थोड़ा स्टे किया, और फिर दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली कब पहुंचे वो? दिल्ली पर उन्होंने 14, 18 और 20 अगस्त को वो दिल्ली पर आक्रमण करते हैं। दिल्ली पर जाते हैं और वहां अपना डेरा जमा देते हैं 14, 18 और 20 अगस्त को, है ना। दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पर अपना डेरा जमा लेते हैं, दिल्ली पहुंच के वहां अपना डेरा जमा लेते हैं। उसके बाद ये तो अपन ने देखा क्रांतिकारियों का मार्ग कैसा था, कहाँ से निकले, कहाँ निकले। अब देखते हैं इस समय जैक्सन ने क्या किया था। जैक्सन क्या कर रहा था? जैक्सन यहाँ से निकला। जब उसने रिचर्ड उनको, मतलब गेरियार्ड उनको सूचना भिजवाता है, सारे अंग्रेज अधिकारी, 40 अंग्रेज अधिकारी यहाँ से भागकर, यहाँ डूंगला गांव है, डूंगला में शरण ले ली थी। ये आपको मैं इसका एक अलग रूट बना दूं क्या? नहीं, इसी में ऐड कर देंगे, या फिर अलग रूट बना देते हैं इसका एक, है ना। मैं राजस्थान का मैप बना लेता हूँ एक अलग। थोड़ा अलग बन गया है। मैप तो हमेशा ऐसा ही बनता है मेरे से तो यार। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है, समझ लेना, लग ही रहा है राजस्थान तो, है ना। तो यहाँ नीमच था, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। यहाँ नीमच था, और यहाँ था उदयपुर, यहाँ था चित्तौड़गढ़, ठीक है, यहाँ था शाहपुरा। इनकी गतिविधियां यहाँ तक ही सीमित रही। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, जब यहाँ पर इनको सूचना मिली, गेरियार्ड के कहने पर शोवर्स उदयपुर से, एक तो मेवाड़ की सेना प्लस जोधपुर की सेना प्लस एक उनका बख्तावर सिंह नाम का एक सैनिक भी वहां रखा था, बख्तावर सिंह के साथ नीमच की ओर उसने कूच किया। यहाँ से पहुंचने के बाद यहाँ वो पहुंचा। अब यहाँ दो घटनाएं घटित होती है ना। यहाँ क्या घटित होती है? दो घटनाएं घटित होती है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। यहाँ दो घटनाएं घटित होती है। सबसे पहले यहाँ दो घटनाएं घटित होती है ना। जब गेरार्ड यहाँ से निकला, गेरार्ड को जब मतलब सोवर्स को जब गेरार्ड के द्वारा संदेश प्राप्त हुआ कि आप जल्दी आ जाओ, यहाँ पे क्रांतिकारी ने विद्रोह कर दिया है, नीमच छावनी को जला दिया है और काफी सैनिक निकल चुके हैं, तो गेरार्ड वहां पहुंचा। और यहाँ पर पहली घटना घटित हुई, ये सोवर्स
प्लस हार्ड कोसिल नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था, वो वहां पर अंग सैनिक टुकड़ी से भिड़ा है। एक सोवर्स और हार्ड कोसिल वहां की एक सैनिक टुकड़ी से भिड़े और वहां पर उन्होंने वो विद्रोहियों के बीच में एक युद्ध हुआ। और सोवर्स को मुंह की खानी पड़ी। और क्या हुआ था, एक तो उन्होंने इस तरह भेज दी, जिसमें उसने क्या किया, एक टुकड़ी तो शाहपुरा की तरफ भेज दी और एक टुकड़ी नीमच की तरफ भेज दी। ठीक है कि भाई एक टुकड़ी तो क्रांतिकारियों का पीछा करो, शाहपुरा पे जाओ, और एक नीमच की ओर जाओ। फिर एक यहाँ और हुआ था, जब अपन मैंने आपको अभी बताया 40 अंग्रेज अधिकारी डूंगला नामक गांव में, डूंगला में 40 अंग्रेज अधिकारी ठीक है, डूंगला में 40 अंग्रेज अधिकारी, रघुराम नामक किसान, यहाँ ठहरे हुए। 100 वर्ष गया, वो उनको मेवाड़ लेके गया, मेवाड़ भेजा उनको, और स्वरूप सिंह जी को बोलकर बोलकर उनको जग मंदिर में रखवाया, जग मंदिर में स्टे करवाया। ठीक है, मतलब डूंगड़ा में 40 अंग्रेज अधिकारी रघुराम नामक किसान के घर पे थे। 100 वर्ष उनको वहां से लेके गया और मेवाड़ में स्वरूप सिंह को संदेश भिजवाया कि वहां से 40। स्वरूप सिंह वही है जिसने स्वरूप शाही सिक्के चलवाए थे, है ना, जिसपे दोस्ती लंगर दोस्ती लंदन लिखवाया था, ये वही स्वरूप सिंह है ना। ये अपन आगे पढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री में, तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या आता है। तो सबसे पहले तो इसने मेवाड़ में, यहाँ पर उसने किसके अधीन लिखाया था, गोकुल, गोकुल जी के अधीन लिखाया था, गोकुल मेहता के संरक्षक में इसको यहाँ पर रुकाया गया था। वो इतना डीप ज्यादा हो जाता है, तो अपन आगे देखते हैं। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद एक घटना ये हुई, एक उन्होंने शावर्स को देखा। उसके बाद ये हुआ, जब जो यहाँ टुकड़ी गई थी शाहपुरा के, उन्होंने क्या है, यहाँ पर लक्ष्मण सिंह जी ने दरवाजे बंद करवा दिए कि भाई अपन अंग्रेजों को यहाँ अंदर आने ही नहीं देंगे। ठीक है, उन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए और वहां से चले गए। वो सैनिक यहाँ लौट के आ गए और 6 जून को यहाँ पहुंचे वो। पुनः अधिकार, 6 जून को उन्होंने पुनः अधिकार कर लिया। ये पहली क्रांति की घटना हुई थी। अब एक चैप्टर और खुलता है यहाँ पर, जब अंग्रेज अधिकारी, मैं आपको पीछे ले जाता हूँ, जब अपने क्रांतिकारी 14, 18 और 20 अगस्त को यहाँ पर हमला करते हैं, तब यहाँ पर एक और बंदा होता है जो रोल में आता है, जिसका नाम होता है फिरोज। जब अंग्रेजों के प्रति जब क्रांति छिड़ जाती है, तो वो ऐसे निर्धारित करता है, इसकी एक सेकंड, अंग्रेजों के यहाँ क्रांति छिड़ जाती है तो वो निर्धारित करता है, फिरोज होता है, वो अपने आप को बादशाह बहादुर शाह का उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और वहां जिहाद की घोषणा कर देता है। जिहाद क्या होता है, जिहाद होता है मुसलमानों में युद्ध। जब युद्ध धर्म के लिए लड़ा जाए वो हो जाता है जिहाद, जैसे बाबर ने भी किया था खानवा के विरुद्ध, वहां पर वो जिहाद हुआ था। यहाँ पर भी जब उसने कहा कि अब ये युद्ध केवल अंग्रेज और भारतीयों के मध्य नहीं रहा, अब ये युद्ध है वो धार्मिक हो चुका है, हमारी धार्मिक भावनाओं को हित पहुंचाया जाता है, तो मैं मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ और मैं फिरोज आज यहाँ पर जिहाद की घोषणा करता हूँ। और जब जिहाद घोषित हो जाता है, ये धार्मिक मामला हो जाता है, सारे मुस्लिम समुदाय के जो अपने लोग होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, उनके लिए ये बहुत पवित्र, या फिर कह सकते हैं जब जिहाद होता है वो अंतिम निर्णय होता है कि भाई बैटल यहाँ तक पहुंच गई है, तब उसको कहते हैं जिहाद। अब उन्होंने जिहाद घोषित किया। जब उन्होंने यहाँ जिहाद घोषित किया, तो यहाँ नींबा हेड़ा में, नींबा हेड़ा में है ना, यहाँ नींबा हेड़ा पर मेवात, मकराना, नींबा हेड़ा के जो भी मुसलमान थे, उन्होंने इकट्ठे होकर फिरोज को संदेश भिजवाया कि भाई आपने जिहाद घोषित कर दिया है, आप यहाँ आओ, अपन निर्धारित करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, और फिर अगला क्रांतिकारी में अपना भाग लेते हैं। और
14, 18, 20 को देख ही चुके थे कि भाई राजस्थान के क्रांतिकारियों में कितना शौर्य है, कि वहां से निकल के आ गए और यहाँ पर उन्होंने 3 हमले कर दिए। तो फिरोज वहां से निम्बा हेड़ा। तो इन्होंने जब ये प्लान बनाया तो ये प्लान पता चल गया सोवर्स को। सोवर्स को जब ये प्लान पता चला तो सोवर्स ने मेवाड़, सोवर्स और जैक्सन नाम का एक अधिकारी उसके साथ अपनी सेना लेके वो वहां से निकला और निम्बा हेड़ा को घेर लिया उसने। निम्बा हेड़ा को यहाँ आके घेर लिया उसने, चारों तरफ अपनी सेना बैठा दी सोवर्स ने। चारों तरफ अपनी सेना बैठाकर सोवर्स सोवर्स वहां पर संदेशवाहक भेजता है दुर्ग के अंदर कि भाई वहां पर जो संदेशवाहक है निम्बा हेड़ा में, वहां पर जो शासक थे, निम्बा हेड़ा उस समय मेवाड़ के अधीन था। क्यों था? क्योंकि देखो उस समय क्या हुआ था कि टोंक में एक विद्रोह छुड़ा था, टोंक में विद्रोह छिड़ा था, जिसके कारण वापस स्वरूप सिंह जी ने अपने सैनिक भेजकर उसको छुड़वाया था। तो मेवाड़ के अधीन था ये, वैसे ये टोंक के अंदर आता था। ठीक है, तो अपन इसको बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले सोवर्स ने, किस किसने, ये तो पूरा गोला करते ही सेलेक्ट कर लेता है, इसको आधा गोला ही करते हैं। घेर लिया था। ठीक है, ऐसे घेर लिया था उनको चारों तरफ से। और घेरने के बाद अपना एक मैसेजर भेजा कहा कि भाई निम्बा हेड़ा के दुर्ग पे जाओ और वहां के शासक को बोलो कि यहाँ पर कोई भी क्रांतिकारी घटी हुई है, बाहर से हम देख लेंगे, अंदर मायनू था संभाल लीजिए। लेकिन वहां पर एक हकीम था, अहमद यार खां हाकिम, एक पोस्ट होती है वहां पर। वैसे टोंक देखते हैं तो ज्यादातर निम्बा हेड़ा ये मुस्लिम ही रियासतें थी, उस समय हाकिम नाम की एक पोस्ट होती थी यहाँ के। अब किस पेन न्यूज ला बताओ, हरो ले लियो, हरा हरा पेन न्यूज ले। यहाँ के हाकिम, दिख जाएगा क्या हरा? दिखेगा नहीं है ना, यहाँ करते हैं इसको ऐसे और प्लेन न्यूज लेते हैं ब्लैक। कौन था? हाकिम अहमद यार खां। संदेशवाहक को ये मार देता है, इसको मैसेजर को मार देता है और क्रांति का बिगुल बजा देता है। क्रांति का बिगुल अब किस किस के मतलब, हाकिम, उसके साथ ताराचंद पटेल नाम का एक पटेल था वहां पे, पटेल भी है कोई, तारा पटेल, ताराचंद पटेल उनको बोलते हैं, ताराचंद पटेल ये होता है। अब ये जब यहाँ पर क्रांति का बिगुल बजाते हैं सोवर्स और जैक्सन और मेवाड़ की सेना यहाँ बैठी है, उनको पता चलता है कि भाई वहाँ अपना संदेशवाहक को मार दिया गया है और वहां पर हाकिम ने और पटेल ने विद्रोह कर दिया है। सोवर्स 2 टुकड़ियां लेके निकलता है, अपनी और एक जैक्सन की। ये कहता है कि दोनों को अलग अलग संभालेंगे। उन्होंने क्या किया था, निम्बा एड़ा है, यहाँ दुर्ग है, ठीक है, दुर्ग में यहाँ वो चारों तरफ खड़े हैं, वो 2 टुकड़ियां लेके यहाँ से निकले। ठीक है, उधर जा रहे, वो यहाँ खड़े, वो 2 टुकड़ियां लेके निकले, एक तो इधर से आया, एक इधर से आया। अब इनका क्या था, इन्होंने ये सोचा कि भाई अपन क्या करेंगे, दुर्ग को उनसे दूर रखेंगे, कि अगर दुर्ग पे ही वो आ गए तो वो अधिकार कर लेंगे। तो हाकिम तो निकला सोवर्स की तरफ, ठीक है, और ताराचंद पटेल निकला जैक्सन की तरफ, अलग अलग अपनी एक टुकड़ी लेके। अब यहाँ पर सोवर्स ने हाकिम को पराजित कर दिया और ताराचंद पटेल है ना वहां पर उसको तोप से उड़ा दिया। ठीक है, लेकिन ये जब हुआ और उन पर उन्होंने टोंक पर पुनः अधिकार कर लिया और जो फिरोज वहां आने वाला था वो प्लान हो गया उनका, रद्द हो गया। अब क्या हुआ, हाकिम क्या है, हाकिम यहाँ से भागकर नीमच आ गया। क्यों? उस समय नीमच में कोई तैनात नहीं था, एक अंग्रेज की पुरानी टुकड़ी थी वो तैनात थी। हाकिम भागकर नीमच आ गया और निम्बा, पहले वो नीमच कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। वो गया यहाँ से, हाँ वो देखो वो गया यहाँ से, यहाँ पर था निम्बाहेड़ा, वो यहाँ पे मंदसौर गया। मंदसौर से उन्होंने सैनिक इकट्ठा इकट्ठा किए और सैनिक इकट्ठा करके उसने वहां पर निम्बाहेड़ा पर, वहां पर नीमच में कूच कर दिया, नीमच में जाकर वहां पर अधिकार कर दिया। और फिर नीमच पर अधिकार हो जाता है और नीमच पर हाकिम का अधिकार हो गया। और फिर इसको रोकता कौन है, एम यूपी में, एमपी में माऊ नाम की एक रेजिमेंट थी, माऊ एमपी में एक रेजिमेंट तैनात थी, वो यहाँ आती है और इसको खत्म करती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रकार मतलब एक बार तो क्रांति ये घटित हुई थी, एक बार तो ये घटित हुआ, उसके थोड़े टाइम बाद 12 अगस्त के आसपास वो वापस आया था। 12 अगस्त 1857 को ये क्रांति वापस घटित हुई थी और ये उन्होंने यहाँ पर नीमच में क्रांति की थी।
ये देखो, मैंने तो आपको पूरी कहानी बताई है ताकि आप समझ पाओ, कहानी के थ्रू इसको ले पाओ। अब आपको इसमें क्या क्या याद रखना है वो भी मैं इसमें आपको नोट डाउन करवा देता हूँ, क्योंकि सारी तो चीज़ें याद रखनी नहीं है। एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप बाद में फोटो खींच देना। नीमच में क्या क्रांति हुई थी उसके बारे में मैं आपको लिखा देता हूँ। आपको एक तो मैं ऐसे देखो पूरी राइटिंग नहीं लिखूंगा, आपको मैं नाम नाम बता देता हूँ। आप तो एक तो एबोट का नाम याद रखना है। एक आपको इसके साथ याद नाम रखना है, मैं नाम कौन कौन से याद रखने हैं, कौन कौन सी घटना है वो सारी लिख देता हूँ। एबोट का नाम याद रखना है, एबोट के नाम के साथ आपको मोहम्मद अली बेग का नाम याद रखना है, प्लस हीरा सिंह का भी नाम याद रख लेना, और 3 जून की डेट याद रख लेना कि भाई क्रांति कब घटित हुई थी, 3 जून को घटित हुई थी। मोहम्मद अली बेग, इसके साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि निम्बा हेड़ा में क्या हुआ था। निम्बा हेड़ा में हाकिम अहमद यार खां, अहमद यार खां प्लस ताराचंद पटेल वर्सेस सोवर्स का एक युद्ध हुआ। सोवर्स प्लस जैक्सन का एक युद्ध हुआ, ये याद रखना है कि भाई भिड़े कौन कौन थे। और हाकिम चला गया नीमच, और ताराचंद पटेल की मृत्यु हो गई। और एक बात जो, ठीक है, फिर ये हो जाती है, इतना ही याद रखना है अपने अपने को। हाँ, फिर एक याद और रख लेना, ठीक है। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह जी ने सहायता प्रदान की, और और क्या की थी, और अंग्रेजी सैनिकों के लिए गेट बंद कर दिया था। दरवाजा बंद, मतलब पारी पड़, मैंने कौन घुसन दियो है ना। और क्या हुआ था, डूंगड़ा का नाम याद रख लेना कि भाई क्रांतिकारी अंग्रेज अधिकारी भाग के कहाँ गए गए। संख्या उनका कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, 40 अंग्रेज अधिकारी याद नहीं रखना। इतना याद रखना है, डूंगला में रघुराम नामक किसान यहाँ स्टे किया उन्होंने। फिर सोवर्स आया और उसने उनको मेवाड़ भेज दिया, कहाँ पर, स्वरूप सिंह जी के पास। ये याद रखना है और बस, नीमच खत्म। इतना और ज्यादा इससे नीमच से पूछता नहीं है, क्रांतिकारी के छोटे रूप है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए मैं कहा कि यार समझाई देते हैं, मैं पूरा पढ़ रखा हूँ तो उसको भी आपको समझा देते हैं। ये नीमच में घटित हुआ था। अब नीमच के पैरेलल टोंक में भी एक घटनाएं घटित हुई थी। टोंक में उस समय नवाब थे वाजिदुल्ला शाह। उस टोंक तो छोटा सा है, टोंक के क्या है, मैंने आपको सारी टोंक की घटनाएं बताई दी, कैसे हाकिम ने विद्रोह किया, कैसे पटेल वहां मारा गया, टोंक में क्या हुआ था। टोंक में उस समय ये हुआ था, वाजिद अली शाह नाम का वहां पर जो है वो अपने वो नवाब थे। नवाब वाजिद अली शाह तो अंग्रेजों के समर्थक थे, लेकिन वहाँ उनका मामा मीर आलम अंग्रेजी विरोधी भावना रखता था। उसने ताराचंद पटेल को टोंक से भेजा निम्बाहेड़ा। उसको पता चला निम्बाहेड़ा में ऐसा कुछ घटित होने वाला है, उसने कहा जाओ वहां पर, वहां पे मिलो, वहां फिरोज आएगा उससे मिलो और यहाँ पर क्रांति दबाओ, यहाँ पे टोंक में अपने को अधिकार करना है हिंदुस्तानियों का, ठीक है। तो ये करके उसने भेजा, तब ये पता चली सोवर्स को बात। सोवर्स ने वहां पर जब उनके दमन किया तो उसको वहां पर उन्होंने किसी को टॉर्चर किया, तो पता चला कि भाई हमें मीर आलम ने ताराचंद पटेल को भेजा था। क्यों, सोवर से भिड़ने कौन गया था, सोवर से भिड़ने वहां पर उस तरफ कौन गया था, हाकिम गया था। हाकिम के विद्रोहियों ने, हाकिम के साथियों ने उनको जब उन्होंने टॉर्चर किया तो बताया कि भाई हमें वहां पर भेजा गया है टोंक से उनका मामा मीर आलम ने। ये बात सोवर्स ने वाजिद अली शाह को भेजी। वाजिद अली शाह ने क्या किया, अपने मामा उनकी को वहां पे वो जो वो जहाँ रहते थे उसको चारों तरफ से घेर कर तोप से उड़ा दिया। उनके मामा की वहां डेथ हो गई, ऐसे करके वहां पर हुआ। और
टोंक ऐसी रियासत है जहाँ पर जनता ने भी टोंक में जनता ने भी अपना विद्रोह में शामिल हुए, जनता ने भी सहयोग किया। जब निम्बाहेड़ा में यहाँ पे आए तब उन्होंने क्रांतिकारियों को रसद खाना दिया, थोड़े रोटियां मोटियां दी, छाछ वाछ पाई, थोड़ा रहने की जगह दी हुई। टोंक ऐसी जगह थी। और ये किससे मिलता है? और जो फिरोज वाली घटना है उसकी जानकारी वहां पर एक मोहम्मद मुजीब नाम का एक क्या होता है, पोइट होता है, राइटर होता है, उसने अपनी एक पुस्तक आजमाइश में बताया था कि टोंक में महिलाओं ने और पुरुषों ने सद सम्मान भावना से यहाँ पर अपने ये किया था। ये हो जाती है अपने टोंक की क्रांति। टोंक में क्या हुआ था मैं आपको वापस लिखवा देता हूँ। देखो, आप जब इसके नोट्स बनाओ तो इस तरीके से बनाना। एक तो लिखना शासक कौन था, विद्रोही कौन था, और घटना क्या हुई। उससे क्या है कि आपको याद रखने के लिए चीजें अच्छी होती है। कि मैंने जैसे आपको नीमच में इतनी बड़ी बात सुना दी। अब किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आप आरएस फाइट कर लो, चाहे आप एसआई फाइट कर लो, चाहे आप वीडियो फाइट कर लो, चाहे आगे कोई भी एग्जाम आ रहा है, इससे बाहर तो वो नहीं जाएगा। क्यों? इससे बाहर तो फिर वो प्रोफेसर लेवल की पढ़नी पड़ती है अपने को, है ना। तो इससे बाहर तो नहीं जाएगा। सारी घटनाएं आप जब मैं वीडियो बनाऊं उसको एक अलग पढ़ने पे पढ़ते थे। शांति काल का समय है अभी, ठीक है। वीडियो वाले तो थोड़ा ध्यान रखना, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, लेकिन शांति काल का समय है तो उसको सारा नोट कर लो, और जब आए उसको एक शॉर्ट पेज पे भी लिख लो। उसको क्या है, जिससे अपने को ज्यादा हार्ड लगेगी नहीं चीजें, है ना। तो ये सीन करो। और टोंक में मैं आपको बता देता हूँ, उस समय नवाब थे वाजिद अली शाह। टोंक के वहां पे नवाब थे वाजिद अली शाह। और विद्रोही कौन था? वो था मामा। टोंक में एक और घटना घटित हुई थी जो जब मैं कहता हूँ कि जब अपन क्रांति पढ़ते हैं तो एक शख्सियत अपने सामने आती है, वो है रामचंद्र पांडुरंग, यानी ए तांतिया टोपे। उनका जब हमारे सामने आता है, वो थोड़े लेट हो गए थे, क्रांति पहले निकली, वो थोड़े बाद आए थे। तो उनको एक अपन अन्य महत्वपूर्ण जो मैंने वहाँ लिखवाया था, ये सब करने के बाद उसमें अपन दो तीन चीजें लिखेंगे। अमरचंद भाटिया के बारे में लिखेंगे, ताराचंद पटेल जी के बारे में लिखेंगे, ताराचंद सॉरी ताराचंद पटेल जी के बारे में दिया हो गया, तांत्या टोपे के बारे में लिखेंगे। उसमें लिखेंगे मेवाड़ का कैसा योगदान था क्रांति में, ठीक है। उसमें मेवाड़ का भी, स्वरूप सिंह जी का भी मतलब योगदान था इसमें। हम्म। तो मेवाड़ के स्वरूप सिंह जी का ये होता वो लिख के, फिर आपको परिणाम और असफलता का कारण समझा के अपन क्रांति को यहीं विराम दे देंगे। क्रांति खत्म हो चुकी है। उसके बाद अपन किसान आंदोलन पढ़ेंगे। किसान आंदोलन पढ़ने से पहले मैं आज आपको एक बात बता दूं। मैं एक सोच रहा हूँ, एक नया इनिशिएटिव लेके आऊँ। अपन इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी एनालिसिस शुरू करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस का हिंदी एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं चार पांच ऐसे टॉपिक्स आपको बताना चाहूँगा। वर्ड पॉलिटिक्स में जो आपको अभी वर्ड पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है उसकी एक जानकारी देंगे। क्या होता है कि अपन न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं कि भाई ये एससीओ की आज सबमिट हुई, अपने को ये पता नहीं है एससीओ के बारे में क्या है। तो अपने एक दो वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस उनके बारे में जानकारी देंगे, फिर वर्ल्ड वॉर के बारे में जानकारी देंगे, कैसे यूएसएसआर का विघटन हुआ, कैसे अमेरिका का उत्थान हुआ, कैसे इंग्लैंड का शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगी, कैसे जापान को अमेरिका ने साथ बैठा दिया हिरोशिमा नागासाकी करके। ऐसे ऐसी घटनाएं पढ़ेंगे, कैसे जर्मनी खत्म हुआ, कैसे तो ऐसी चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद सारे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लेंगे। फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अभी क्या चल रहा है, जैसे रूस यूक्रेन क्यों हुआ था, जैसे अपने अभी इसराइल ईरान पैलेस्तीन ये क्या चल रहा है, और अभी क्या ईयू की क्या है। ये वैसे तो पूरा आईआर में आप पढ़ते हो, लेकिन मैं मोटे मोटे तौर पर आपको एक दिन समझा लूंगा। ये चार पांच वीडियो बनाने के बाद अपन वीकली तौर पर, या तो डेली का क्या है कि बहुत इतना आर्टिकल्स आते नहीं है, वीकली तीन चार चार दिनों से इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करेंगे, उसका हिंदी में आपको समझाएंगे पूरी तरीके से। मान लो जो भी हो रहा है क्या हो रहा है, ये आपको एक प्रोस्पेक्ट
पर्सपेक्टिव देगा। अभी आपकी क्या है कि ये हाँ ठीक है कि भाई आधा जना कह दे पटवारी की तैयारी करने वाला, ग्राम सेवक की तैयारी करने वाला रे कह दे भाई माके तो कहीं काम आए, माके इंडियन एक्सप्रेस में कौन पूछे। लेकिन ये आपको पर्सपेक्टिव देता है, माइंड डेवलप करता है, आपको चीज़ों को देखने का तरीका बदलता है। तो अपन ये देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे करके राजस्थान पत्रिका में क्या है कि देखो, राजस्थान पत्रिका अच्छा अखबार है, अच्छा फॉलो करना चाहिए, अखबार कोई सा भी हो अच्छा अखबार है। लेकिन अपन इंडियन एक्सप्रेस को देखते हैं ना, द हिंदू एडिटोरियल सेक्शन में बहुत आ जाता है, इंडियन एक्सप्रेस अपने को फैक्ट ठीक देता है, तो अपन इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो करेंगे। उसके बाद नए नए इनिशिएटिव्स लेके आएंगे, सिर्फ हिस्ट्री और करंट से तक ही सीमित नहीं रखेंगे, आपको नई नई चीज़ें प्रदान करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो मैं कमियाँ महसूस करता हूँ वो आपको पूरी करवा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप तो बस यहाँ पर आइएगा, क्लास लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा और धैर्य रखिएगा। आज अपनी क्लास बड़ी हो जाएगी क्योंकि मैं आपको बड़े तौर पर समझा दूँ। अब बस एरनपुरा पढ़ना है और कोटा पढ़ना है, आज एरनपुरा और कोटा पढ़ के हम इसको शांत करेंगे और उसके बाद कल खत्म करवा देंगे 1 घंटे में। क्योंकि कल क्या रहेगा, 4-5 अलवर, भरतपुर, धौलपुर और जयपुर में क्या हुआ था, ये छोटी छोटी घटनाएं घटित हुई थी वहां पर, वो पढ़ के, अन्य महत्वपूर्ण पढ़ के, और सफलता असफलता के कारण आपको मेंस पर्सपेक्टिव से तो बड़े समझाने पड़ते हैं, वो अलग क्लास ले लेंगे अपन जब मेंस आएगा तब। अभी फिलहाल आपको छोटे छोटे कारणों समझा देंगे कि क्या हुआ था। तो एक क्लास और होगी अपनी, 3 क्लासों में 1857 की क्रांति पूरी हो जाएगी। ये पढ़ने के बाद आपको और कहीं नहीं भटकना, वीडियो देखना है सामने और ज्यादा क्या है इसको करना नहीं है। तो अपन वापस पढ़ते हैं। अब अपन, मैंने आपको टोंक पढ़ा दिया, मैंने आपको नीमच पढ़ा दिया, अब अपन चलते हैं कोटा में। कोटा पढ़ने के बाद अपन एरीपुरा पढ़ेंगे कि कोटा में क्या घटित हुआ था। कोटा, सुनना पहले आप मेरे को थोड़ी देर तक, पता नहीं क्या है ना। कोटा में क्या घटित हुआ था, कोटा में ये चीज हो रही थी, जब पूरे भारत में क्रांति का बिगुल बजा तो कोटा में भी बात पहुंची। और उस समय के पॉलिटिकल एजेंट कोटा में बहुत कमजोर थे, तो उन्होंने वहां पर पहले थे महाराव राम सिंह जी। महाराव राम सिंह जी को ये बात पता चली और उन्होंने, अंग्रेजों ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट को उठाकर नए पॉलिटिकल एजेंट को लाया, जो था मेजर बर्टन। 15, मतलब ये देख लो 15 सितंबर के आसपास मेजर बर्टन को सूचना मिली कि आपको कोटा जाना है, और 12 अक्टूबर को कोटा पहुंचते हैं। 5 अक्टूबर को अपने 2 पुत्रों को लेकर वहां से निकल जाते हैं वो, और कोटा की तरफ रवाना होते हैं। तो 12 अक्टूबर को मेजर बर्टन अपने 2 पुत्रों के साथ कोटा पहुंचते हैं, और उसी समय हमने को पता चलता है कि क्रांति का दमन हो गया है। अब उसी समय क्रांति शांत हो जाती है। तब उस समय राम सिंह जी के लिए, उनके योगदान के लिए राम सिंह जी को क्या बोलते हैं, 17 तोपों की सलामी दी गई थी, 23 तोपों की, ठीक है। और उस समय जब सलामी दी और अगले दिन जब रात्रि भोज का आयोजन किया गया मेजर बटन के घर पर, मेजर बटन के घर पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया। राम सिंह जी और उनके प्रतिनिधि देवीलाल को वहां गए और वहां उनसे बातें की। तब राम मेजर बटन 2-3 दिन हो गए थे वहां आए हुए। तब मेजर बटन ने, देवीलाल ने आके पहले मेजर बटन को भड़काया था कि भाई ये सीन चल रहा है। भाई देखो, कोई चीज पता चलती है कि सिक्का कहीं ना कहीं अपना ही खोटा होता है। वैसे बाहरी कारण भी बहुत होते हैं अपने को, लेकिन कहीं ना कहीं अपन ही ब्लैक करते हैं। तो यहाँ पर देवीलाल जी आए थे, उन्होंने, देवीलाल ने मेजर बटन को कहा था कि यहाँ के बहुत पदाधिकारी हैं को जो उच्च पद पर आश्रित हैं, लेकिन वो विद्रोह की भावना रखते हैं, अंग्रेजों का समर्थन नहीं करते। तो कल एक महाराजा आए थे, बेना हुड़ू समझार बैठा पोटार बन हटवा दी जो पद, है ना। तो बटन ने कहा ठीक है, आई विल डू इट। ठीक है, बटन के यहाँ आए राव, तो देवीलाल ने एक ऑर्गेनाइज किया कि भाई रात्रि भोज पर चलते हैं। और राम सिंह जी को बटन ने कहा कि भाई यहाँ पर आपके कुछ पदाधिकारी हैं जो अंग्रेज विरोधी भावना रखते हैं। उन्होंने नाम भी दिए, जैसे आपने जयदयाल हो गया, जियालाल हो गया, रतनलाल हो गया। जयदयाल जी एक वकील थे, उनका नाम लिया। तो ये बात राम सिंह जी को बताई, राम जी ने कहा ठीक है, देखता हूँ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, इस मुद्दे को देखेंगे। ये सूचना धीरे धीरे फैलने लगी। ये जब सूचना फैली तो जयदयाल जी को पता चला कि उनका नाम लिया। तो उन्होंने अपने एक मित्र मेहराब खां, वहाँ के रिसालदार थे, मेहराब खां के साथ 15 अक्टूबर को क्रांति का बिगुल बजा दिया। 15 अक्टूबर को क्रांति का बिगुल जब उन्होंने बताया, तो उन्होंने क्या किया, सीधा पहले तो हॉस्पिटल पर आक्रमण किया, जहाँ पर सर्जन सेविल कॉल्टम और सेडलर नाम के 2 व्यक्ति थे, उनको मार दिया। फिर वो सीधा बर्टन की तरफ दौड़े कि ओ घणो बोले हो,
फिर लपालप खत्म करनी पड़ी, है ना। तो सीधा वे वहां दौड़े और बटन के घर को आग लगा दिया। बटन के घर को आग लगा दिया तो बटन के साथ उसके दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर वो भी मारे गए। और फिर वो गए देवीलाल की तरफ और देवीलाल को भी मार दिया। अब बटन के घर यहाँ पर जब उन्होंने आग लगाया, बटन बटन की डेथ हो गई थी, तो बटन की बॉडी को निकाला और उसका सर काट दिया। और पूरे कोटा जिले में उनका सर लेके फिरे कि हम कोटा को, और राम सिंह जी को उन्होंने कब्जे में ले लिया। राम सिंह जी को उन्होंने किले के अंदर ही बंद कर दिया था। और हम बर्टन का सर लेके पूरे कोटा में घूम रहे थे और बोल दिया कि कोटा पर अब क्रांतिकारियों का अधिकार है, कोटा पर अब आपका अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो चुका है। और केवल वहां तक ही शुरुआत नहीं की थी, धीरे धीरे क्या है कि अपने क्रांतिकारियों ने भी लूट मार करने लगे। भाई लोग वहाँ उनके मंदिर भी घुस गया था। तो राम सिंह जी को उन्होंने वहाँ नजरबंद कर दिया और राम सिंह जी को टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन फिर वहां पर मथुराधीश मंदिर, वहां पर आस में मथुराधीश मंदिर है, वहां पर गए और उन्होंने देखा वहां के महंत कन्हैया लाल जी आए थे। उन्होंने कहा कि भाई राम सिंह जी को छोड़ दो, राजा नहीं है पकड़ो तो चोखो नहीं लागे, है तो आपा कोई राजू, है ना। अंग्रेज जन ठीक है ते मार दियो पर एने तो छोड़ो, एने क्यों पकड़ रखे होते हैं। तो फिर फिर क्रांतिकारी जयदयाल और मेहराब खान ने कहा ठीक है इनको छोड़ देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमारी 9 शर्त हम देंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, काई शर्त है आपरी? पहली शर्त तो आ है कि जब माने छोड़े तो मांगा पद विमुक्त नहीं होना, मांगा पद बहन का रहना। भाई नया नया अंग्रेज का अधिकारी आए हटे तो मांगा पद नहीं आना और माने कोई सजा नहीं देनी। और दूसरी शर्त है कि बटन की मौत की जिम्मेदारी राम सिंह जी अपने सर पर लेवे, कहे कि भाई बटन ने मैं मारियो तन मैन छोड़ दे। राम सिंह जी मना करती हो, तो પછી अंग्रेज मन मार गई, भाई थे मारियो बटन ने मैं वो की कर कहूँ। फिर फिर वहां पे राम सिंह जी को राम सिंह जी ने मना किया तो उन्होंने कैद ही रखा। 3-4 महीने हो गए ऐसी घटनाओं को। तो पहले फिर बीच बीच में कोशिशें भी की गई, करौली के मदन पाल जी ने 2000 सैनिकों के साथ टुकड़ी भेजी थी क्रांतिकारियों को खदेड़ने के लिए, लेकिन वो भी परास्त हो गए। फिर ये बात जब अंग्रेजों को पता चली तो उन्होंने रॉबर्ट्स HD रॉबर्ट्स के नेतृत्व में 22 मार्च 1800 क्या बोलते हैं 22 मार्च को 1858 को अपने सेना भेजी। और 8 दिन ये युद्ध चला, क्रांतिकारियों को खदेड़ा, क्योंकि कोटा में उस समय बहुत ही सैनिक टुकड़ियां तैनात थी, सभी ने विद्रोह कर दिया था। HD रॉबर्ट्स को 8 दिन लगे। 29 मार्च 1858 को वापस कोटा पर पुनः अधिकार कर दिया गया। और 4-5 क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई, जिसमें जयदयाल, उनका भाई हरदयाल, मेहराब खां, उनका भाई करीम खां, उनको फांसी दे दी गई। जयदयाल को तो तोप से उड़ा दिया गया था कहते हैं। और राम सिंह जी को बर्टन के मतलब आरोप लगाए गए कि भाई बर्टन के लिए उन्होंने सुरक्षा के भरपूर इंतजामात नहीं किए थे, इसलिए उनकी तोपों की सलामी घटा दी। और करौली के मदन पाल को उन्होंने तोपों की सलामी उनकी 11 से 17 कर दी। ठीक है, ये सब घटनाएं टोंक में घटित हुई थी। और यहाँ मतलब सॉरी कोटा में घटित हुई थी और कोटा की क्रांति यहाँ खत्म हो जाती। मेनली मेनली चीजें अपन लिख लेते हैं। मेनली इसमें चीजें सारी नहीं लिखती। सबसे पहले पॉलिटिकल एजेंट कौन था वहाँ का? मेजर बर्टन। महाराव कौन थे? राम सिंह। ठीक है, महाराव राम सिंह थे। विद्रोही कौन कौन थे? जयदयाल, मेहराब खां, करीम खां, हरदयाल, ये सब विरोधी थे। इनको उन्होंने बर्टन, फ्रैंक ऑर्थर, सेल्डर, सेविल कोटम, और देवीलाल। अब ये तो कौन थे? बर्टन के पुत्र। और ये एक सर्जन था और ये राजा का प्रतिनिधि था। ठीक है, तो इनको तो मार दिया।
और राम सिंह जी को कर लिया। अब इसमें एक मदन पाल का नाम याद रखना है, यही लिख लेता हूँ, नोट्स बना लेना। अब देखो मेरी राइटिंग का तो आपको पहले ही बता दिया, धीरे धीरे फ्रेंडली होगा, तो भी कोशिश करता हूँ। लो, मदन पाल करौली, इन्होंने सहायता प्रदान की थी, ठीक है। और फिर अपन देखते हैं, मदन पाल करौली आ गया, और कन्हैयालाल जी, जो मथुराधीश मंदिर के महंत थे। मथुरे मथुर मथुरेश मंदिर भी बोलते हैं इसको, इसके महंत थे। इन्होंने 9 शर्तें रखी, ठीक है। ये सब हो गया, यहाँ पे ये हो गया, मदन पाल आया, ये आया। अब यहाँ पे देखो, 29 मार्च, सॉरी 22 मार्च, H.D. रॉबर्ट्स के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने पुनः अधिकार कर लिया। और वो कब किया? 29 मार्च। भानगढ़ के व्यापारियों पर 51 रुपए का चार्ज भी लगाया था, वो सब अलग बातें हैं। तो ये सब यहाँ घटित हुआ था, ठीक है। और ये सब कोटा की है। अब लास्ट अपन पढ़ लेते हैं एरनपुरा के नाम। एरनपुरा पढ़ के फिर आज की क्लास को खत्म करेंगे, कल अपन 1857 की क्रांति को खत्म कर देंगे। एरनपुरा पढ़ने से पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ।